किसी का दिन अच्छा बीतता है, किसी का नहीं बीतता, किसी को काम मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो खैर वो यात्रा शुरू हो गई। फिर मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मुझे बॉम्बे आने के बाद काम मिलता ही रहा। तो ये मेरी राइट थाई बहुत मेजरली एक्सीडेंट हो गया था। तो आज भी प्लेट है यहाँ 12 अंदर। एक तरफ 27 फिल्में, दूसरी तरफ टूटी 28। तो मैंने फिर एक शेर लिख दिया था कि मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मैं चंद दोस्तों से बहुत होशियार हूँ। आई एम वर्किंग फॉर द ऑडियंस। दर्शकों की वजह से ही तो मैं जीवित हूँ, और मेरे ख्याल से हर कलाकार जीवित है तो दर्शकों की वजह से जीवित है। मेरी कमाई क्या है कि जब मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा तो मेरी पीठ के पीछे आप 3 लोग बोलेंगे यार लड़का अच्छा है, एक्टर अच्छा है, इंसान भी अच्छा है। वही मेरी कमाई है और इस इंडस्ट्री ने मुझे वो दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, अल्फा टॉक्स एक ऐसा शो है जहां पे हम उन हस्तियों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व कायम किया है। उन्होंने साबित किया है कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें वो बहुत निपुण हैं और उनके अलावा उनका ये कार्य कोई और नहीं कर सकता था। चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, चाहे वो क्रिकेट की हस्तियां हों, चाहे वो कोई भी हों। और ख़ास तौर पे फिल्मों की बात जहाँ तक हम करते हैं तो फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। तो ऐसे ही समाज के आईना दिखाने वाले एक मेहमान कलाकार को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ बिना देरी, क्योंकि हमारे बीच में है पंकज बेरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्फा टॉक्स में। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों से मिलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बातें करने आया हूँ और बातें करूँगा तो दिल से करूँगा, क्योंकि उनके लिए मैं काम करता हूँ जो सामने देख रहे हैं मुझे। तो सर, जिनके लिए आप काम करते हैं, सबसे पहले तो वो ये जानना चाहेंगे कि पंकज बेरी बने कैसे? द एक्टर पंकज बेरी बने कैसे? पंकज बेरी बेसिकली हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे में अगर कहूँ तो थिएटर से हूँ। थिएटर में बहुत साल मैंने बिताए चंडीगढ़ में। एमेच्योर थिएटर करता था कॉलेज में। उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने ली। ड्रामा में डिप्लोमा किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। फिर मैंने ड्रामा में एमए की डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से, और फॉर्चुनेटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से एमए का पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। उसके बाद फिर मेरी यात्रा शुरू हुई मुंबई के लिए। जो पहले बम्बई हुआ करता था अब मुंबई हो गया है। तो और यात्रा चलती आज इस मुकाम पे पहुंची है कि आपके सामने बैठा हूं मयंक जी और आपसे बातचीत कर रहा हूं। कहते हैं कलाकार का सबसे पहला संघर्ष उसके घर से चालू होता है। तो जब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए, आपको लगा एक्टर बनना चाहिए या आपको किसी ने प्रेरित किया एक्टिंग में? बेसिकली मैं बहुत छोटी सी मेरी फैमिली है। मतलब मैं अमीर परिवार से नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली थी। परिवार में सबसे छोटा हूँ। बड़ा परिवार है परमात्मा की कृपा से। 2 बहनें बड़ी, फिर 5 भाई। मैं भाइयों में सबसे छोटा। शौक़ बचपन में मैं तो बहुत झिझकता था, बहुत डरता था, घबराता था। मतलब मैं वो ठीक है, अब शीशे के सामने एक्टिंग कर लिया करता था, लेकिन कॉलेज में भी मैं बहुत झिझकता था। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने मुझे लिटरली धक्का दे दिया था वो स्टाफ रूम में जहाँ सिलेक्शन चल रही थी। तो वो धक्के से मैं अंदर गिरा और जाकर के मुझे डायरेक्टर साहब जो आए हुए थे चंडीगढ़ से चुनाव करने के लिए, अरे बोले आप भी आ गए, आइए आप भी बैठिए। मैं भी बैठ गया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़ने को दे दी। मैंने सीन पढ़ा, उनको बड़ा अच्छा लग गया। उन्होंने बोला ये रोल आप करेंगे। मुझे वो उस प्ले में मेन रोल करने को मिल गया। यूथ फेस्टिवल में प्ले चला गया और यूथ फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। वहाँ से वो जो क्या कहेंगे, वो जो था, वो जो कीड़ा था वो जाग गया। तो इसके बारे में मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेसिकली
ये जो टैलेंट होता है ये गॉड गिफ्टेड है। ये टैलेंट था मुझ में, जिसकी परख मुझे बाद में पता चली कि यस मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं कुछ और कर रहा होता अगर मैं इस फील्ड में नहीं आता। फिर मैंने मैं 2 कश्तियों में सवार था। मैं क्रिकेट भी खेला करता था, मैं एमेच्योर थिएटर भी किया करता था। फिर मैंने 82 में डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, वहाँ पे डिप्लोमा किया, फिर एमए की। फिर मुझे ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग ओनली मुझे सागर सरदी साहब की फ़िल्म मिल गई। बायलिंगुअल फिल्म थी, जो हिंदी में उसका नाम था अगला मौसम, पंजाबी में उसका नाम था वगदे पानी। तो वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, ख़याम साहब का म्यूज़िक था, बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन अब क्या कहा जाए, बदकिस्मती किसकी बदकिस्मती, वो फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन मैं उस फिल्म को करने के बाद मुंबई पहुंच गया था और फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई और चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये मेरी छोटी सी हिस्ट्री है। मुंबई से आपका आगमन किस सन में हुआ? मैं 86 में मुंबई आ गया था। 21 मई 1986 सुबह 5:30 बजे मैं फ्रंटियर मेल से उतरा था और 6 बड़ी बड़ी बोरियां भर के लेके आया था। वो पूछेंगे कि बोरियां किस चीज़ की थी? वो तमस शो बन रहा था गोविंद दलानी साहब का। वो चंडीगढ़ में आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब हम मेरी टीचर को कहा कि मुझे 1947 के पहले के बर्तन, कपड़े, निहंगों के कपड़े, जूते, बला 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 ये सब चीज़ें चाहिए। तो मेरी टीचर को वो नीलम सिंह चौधरी उनका नाम था, उनको पैसे दे के आ गए। तो नीलम सिंह चौधरी ने मेरी ड्यूटी लगा दी। फिर मैंने पूरा पंजाब में इधर उधर छान मारा और वो 6 बोरियां भर के मैं सब वो सामान लेकर के सीधे मुंबई पहुंच गया और सीधे फिल्म सिटी में तमस के सेट पे पहुंचा था। 21 मई 1986 सुबह 5:30 बजे मैं मुंबई धरती पे उतरा था ट्रेन से। तकरीबन 40 साल से ऊपर हो, 40 साल ऑलमोस्ट। तो सर जब मुंबई आए थे तो जैसे आप थिएटर से था, आपने कहा आप थिएटर से थे, तो यहाँ पे आगे शुरुआत थिएटर से हुई, फिल्मों से हुई, सीरियल से हुई? जैसे मैंने कहा कि मेरी शुरुआत तो चंडीगढ़ से हो गई थी। मुझे 2 काम मिल गए थे। एक तो फिल्म जिसमें मेरा बेहतरीन रोल था सागर सरदी साहब की, तो मुझे तो ये लगा था बस ये फिल्म कंप्लीट। और वहीं पे मुझे जब फिल्म मिल गई थी तो मैं उसके बाद मैं वहाँ पे फ्रीलांस थिएटर कर रहा था, मेरे शोज चल रहे थे। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत बेहतरीन थिएटर करने का मौका मिला है। बहुत बेहतरीन थिएटर मैंने किया है। मैंने पंजाबी क्लासिक प्ले किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक प्ले किए हैं, हिंदी क्लासिक किए हैं और सब में मुझे आलमोस्ट मुख्य किरदार मिलता था। तो उन दिनों में भी मेरे 2 शो चल रहे थे। हीर रांझा चल रहा था जिसमें मैं रांझा कर रहा था, मिर्ज़ा साहिबा चल रहा था जिसमें मैं मिर्ज़ा कर रहा था। तो ट्रेनिंग मेरी पूरी हो चुकी थी और सागर साहब मुझे अपनी फिल्म के लिए सेलेक्ट कर चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल के बाद, तकरीबन 9-10 महीने के बाद उनका टेलीग्राम आया कि फ़लाँ जगह पंजाब में पहुँच जाओ, शूटिंग शुरू हो रही है। तो उसके बाद मैंने शूटिंग की और फिर मैं उसके बाद वो शूटिंग करके मुझे लगा कि अब तो बस हो गया काम। क्लाइमैक्स है जो बॉम्बे में शूट करेंगे, ये मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, वहाँ पे फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो जाएगा। उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिल्म रिलीज़ हो जाएगी और मैं स्टार। लेकिन वो फिल्म तो रिलीज़ नहीं हो पाई। मैं मुंबई पहुंच गया और चंडीगढ़ में ही तमस के लिए भी गोविंद जी ने मुझे चुन लिया था। मैंने तमस में 2 किरदार किए थे। एक छोटा किरदार, एक सीन का रोल था, सरदार जी का बड़ा अच्छा रोल था, और दूसरा रमज़ान, वो सुरेखा सीकरी का बेटा, फैनेटिक था वो। तो ये यात्रा मेरी शुरू हो गई थी। और फिर जब मैं बॉम्बे आ गया तो बॉम्बे आते, क्योंकि मैं एक चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि टैलेंट की टोकरी में लेके आया था बॉम्बे, जिसमें सब कुछ था। और आज भी मैं कभी कभी मजाक में बोलता रहता हूँ कि वो मैं बाद में आपको बताऊँगा क्या बोलता हूँ। एक बड़ी मज़ेदार बात है, बताइए ना। मैं एक्चुअली क्या है, हम मतलब टोकरी उठा करके हम लोग एक्टर लोग ना घूमते रहते हैं। एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, नेगेटिव करवा लो, पॉजिटिव करवा लो, बूढ़ा करा लो, जवान करवा लो, मॉडलिंग करवा लो, एंकरिंग करवा लो, सब कुछ है मेरी टोकरी में। तो टोकरी भरी हुई थी टैलेंट से, परमात्मा की कृपा से। बॉम्बे आ गया। टैलेंट का फेरी वाला, टैलेंट का फेरी वाला, टैलेंट का फेरी वाला। हाँ, सभी ओशिवारा के इलाके में सभी एक्टर बेचारे अपनी टोकरी उठाए घूमते रहते हैं। तो किसी का दिन अच्छा बीतता है, किसी का नहीं बीतता, किसी को काम मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है।
तो खैर वो यात्रा शुरू हो गई। फिर मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मुझे बॉम्बे आने के बाद काम मिलता ही रहा, चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, काम करता रहा, फिल्में करता रहा, सीरियल करता रहा। और उसके बाद फिर 89 में बड़ी सुखद घटनाएं घटी जब मुझे श्याम बेनेगल साहब के साथ भारत एक खोज करने का मौका मिला, जिसमें मैंने 11 रोल किए अलग अलग। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत बेहतरीन काम हुआ, जिसमें से कुछ किरदार ऐसे थे जिनको आज भी लोग याद करते हैं। जैसे अश्वत्थामा था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं, लोरिक था, मंगल पांडे था, ऐसे बहुत से किरदार मुझे करने का मौका मिला। और उसके साथ ही साथ 2 चीज़ें और हो गई। गुलशन गुलफाम आ गया, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। बहुत छोटा था सलमान। हाँ, और साथ ही साथ एक और मेरी कमर्शियल फिल्म आ गई, कॉलेज गर्ल। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। गुलफाम 3 भाइयों की कहानी थी ना सर? गुलशन गुलफाम 3 भाइयों की कहानी थी। गुलशन गुलफाम तरफ में वो 3 हाउस बोट थी। 3 हाउस बोट थी। हाँ, परीक्षित सानी साहब फादर थे और 3 भाई थे, जिसमें छोटा भाई था कादिर, जो मैंने कादिर का रोल किया। और वो एक यादगार किरदार बन गया। थोड़ा सा नेगेटिव था वो। नेगेटिव नहीं था, मतलब आप ग्रे था, बिकॉज वो हालात उसको बना देते हैं ऐसे किरदार को। एंड में तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है जब वो कैंसर से मरता भी है किरदार। तो वो बहुत यादगार किरदार बना, बहुत मज़ा आया करके उसको। और उसका एक बड़ा उदाहरण मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ। 34 साल पहले मैंने वो गुलशन गुलफाम किया था, और 3 महीने पहले ही मैं 34 साल के बाद मुझे फिर से कश्मीर जाने का मौका मिला। इन बिटवीन मैं कश्मीर नहीं जा पाया, जबकि मेरी वाइफ कश्मीरी हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पाया। तो मैं गया और वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब उस वक्त जो 10 साल, 11 साल, 12 साल के रहे होंगे, वो मुझे आ करके मिले। अरे कादिरा, हमारा कादिर आ गया। वो कादिर, इतना प्यार मिला मुझे लगा कमाल है। तो वो यादें सब ताज़ा हो गई वहाँ पे। जब मैं डल लेक में गया, शूटिंग की, तो बहुत अच्छा लगा। वो एक इमॉर्टल सीरियल, इमॉर्टल कैरेक्टर बन गया वो। सर ये मैं मतलब अब मुझे जो लगता है, बताइए कितना सही है कि नहीं, कि आपको ज़्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं ही मिली? नहीं, ऐसा नहीं है मयंक जी। मैंने अभी एक मजाक में कहा था ना कि नेगेटिव करवा लो, पॉजिटिव करो। सब भूमिकाएं मैंने की हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक कलाकार को हर तरह के किरदार करने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने नेगेटिव रोल बहुत किए। यस, ऑफ कोर्स मैंने बहुत नेगेटिव रोल किए। फिर मैंने पॉजिटिव भी बहुत किए। जैसे स्वाभिमान में वो एक नेगेटिव होते हुए भी बहुत पॉजिटिव था। फिर जुनून में मेरा किरदार बहुत पॉजिटिव था। ऐसे बहुत से। फिर अभी मैं कॉमेडी में, कोई मानता नहीं था कि पंकज बेरी कॉमेडी भी कर सकता है, लेकिन मैंने तेनालीरामा में जो किरदार किया, उस किरदार के बारे में तो मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा आगे चल करके। बहुत मज़ेदार किरदार, उसमें कॉमेडी है, लोगों को हंसाता हूँ, लोग हंसते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो हर तरह के किरदार मैं कर रहा हूँ। हाँ, नेगेटिव काफ़ी किए मैंने, काफ़ी रोल मैंने नेगेटिव को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया आपके, ऐसा आप कह सकते हैं, या नेगेटिव लोगों को ज़्यादा पसंद आया? नेगेटिव किरदार मेरे काफ़ी पसंद किए गए, लेकिन मेरे पॉजिटिव किरदार भी बहुत पसंद किए कि मुझे जुनून के लिए बहुत अवार्ड मिले थे, स्वाभिमान के लिए भी मुझे बहुत अवार्ड मिले थे। तो हाँ, लेकिन ठीक है, दोनों तीनों हर तरह के किरदार मैंने किए। तेनालीरामा बस एक वर्ड, अब बाकी आपको बोलना है। तेनालीरामा के बारे में मैं मयंक जी ये कहूँगा कि प्रिपरेशन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। उसके पीछे कोई प्रिपरेशन थी, उस कैरेक्टर के पीछे, जो उस कैरेक्टर को लेके कोई प्रिपरेशन किया क्या? यस, मैं बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं। ये लकीली एक किरदार ऐसा लिखा गया जिसमें सब 9 के 9 रस हैं। ये किरदार हंसता है, हंसाता है, रोता है, रुलाता है, विभत्स है, डरावना है, क्रोध में आ जाता है, श्रृंगार रस, लड़की बन जाता है। मैं कितनी बार तो लड़की बनाऊँ शो के अंदर। बहुत सभी रंग है इस किरदार के अंदर। ये लिखा गया और मेरी झोली में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आ गया। तो मैंने फिर जब इसकी शुरुआत हुई थी सीजन 1 में 2017 में, तो इसको जब करना शुरू किया तो वर्कशॉप होती थी, तो मैंने इस किरदार को समझा, परखा, जाना, राइटर्स की मदद ली, क्रिएटिव लोगों की मदद ली। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या हुई इसके अंदर कि ये जो बेसिकली ये जो शो है, ये तथाचार्य और तेनालीरामा, दो टॉम एंड जेरी, इसको टॉम एंड जेरी कहा जाता है। हाँ, ये टॉम एंड जेरी हो गया, ये शो अभी टॉम एंड जेरी हो गया है, चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। तो हम लोग इम्प्रोवाइज़ बहुत करते थे।
मैं और तेनालीरामा जो कृष्णा भारद्वाज इनिशियली, तो जो हम इम्प्रोवाइज़ करते थे वो इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती थी, और वो इम्प्रोवाइजेशन इतनी अच्छी हो गई कि राइटर ने उसी हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। तो वो किरदार बहुत शानदार बन गए और बहुत जीवंत किरदार बन गए और बहुत ही प्यारे किरदार बन गए, और आज वो किरदार इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतना प्यार मिलता है ऑडियंस का, इतना प्यार मिलता है। यही रीज़न है कि इसका सीज़न 2 अब शुरू हुआ है, पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस किरदार के लिए मुझे, बहुत लिटरली, मतलब इस एज में भी कई बार गिरना पड़ता है, बहुत चोटें लग जाती हैं, लेकिन मैं बहुत क्योंकि हमारे इस शो की यूएसपी है एनर्जी एंड पेस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस शो के अंदर। तो वो एनर्जी लेवल बरकरार रखना पड़ता है, वो एक पेस होती है, वो डायलॉग की पेस होती है, वो पेस बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस किरदार को करने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आपकी एक बहुत बेहतरीन फिल्म जिसके कारण आपको काफ़ी नाम मिला, आपको रिकॉग्नाइज किया गया, सैनिक। यस, सैनिक, जिसमें आपका एक बहुत ही शानदार किरदार था, खासतौर Yes. पे आप उसमें बहुत अच्छी नकारात्मक भूमिका में थे। जी। और हमारे बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार के साथ आपके 2 हाथ भी हुए। तो सर उसमें हमारे बॉलीवुड के एक्शन हीरो, मेरे भी फेवरेट हीरो के साथ आपकी 2 हाथ की फाइट हुई। तो सर जी। क्या अनुभव था उस फिल्म का आपके साथ? उससे पहले मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि 1990 में मेरी एक फिल्म आई थी कॉलेज गर्ल, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। जो भी मैंने देखी है वो जिसमें मैं विलन था, वो एक ट्रू स्टोरी के ऊपर थी। एक घटना घटी थी 1989 में एल्फिस्टन कॉलेज में, उसके ऊपर बेस वो फिल्म थी, और उसमें अमिता नागिया हीरोइन थी और मैं विलन था। वो कहानी बेसिकली हीरोइन और विलन की ही थी, और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ा सा उस फिल्म को कंट्रोवर्शियल बना दिया था। तो उस कंट्रोवर्सी की वजह से वो बहुत चर्चा में आ गई थी, और फिल्म चली बहुत थी, सुपर हिट हुई थी। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। एक तो वो कॉलेज गर्ल, दूसरी वो गुलशन गुलफाम, ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और मुझे बहुत फिल्में कर रहा था, मेरे पास बहुत फिल्में थी। उनमें से एक फिल्म सैनिक भी थी, जिसका जिक्र आपने किया। सैनिक बड़ी मज़ेदार फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। लेकिन उसी सैनिक फिल्म के दौरान ही एक दुर्घटना भी हो गई थी, जो जिसको शायद मैं ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। वो उस तजुर्बे को, उस एक्सपीरियंस को, उन यादों को, बहुत कुछ मैंने झेला, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था सर? मेरा बेसिकली उस फिल्म के दौरान एक घटना हो गई थी। किसी की गलती की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया था, और अक्षय कुमार और मेरी फ़ाइट चल रही थी। अक्षय कुमार वो बेसिकली मुझे पेड़ के साथ ऐसे धक के भग 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 मार रहे थे, और अनुपम खेर अक्षय कुमार के फादर थे, वो पुलिस को बुला के लाते हैं। पूरी कास्ट थी उस दिन, तकरीबन 150 का क्राउड था, 2 कैमरे लगे हुए थे, और वो जीप ने आके 20 फीट दूर रुकना था सामने। वो उस स्टंटमैन की बेवकूफ़ी, गलती, उसने ब्रेक दबाई और ब्रेक से पैर फिसल के एक्सीलेटर पे गया। एक्सीलेटर जीप सीधी फट सीधी मेरे ऊपर आ गई, और अक्षय कुमार बाल बाल बच गए और मैं लपेटे में आ गया। तो आप पेड़ से टिके हुए थे? मैं ऐसे ऐसे था, और ये पेड़ था, ये मैं था, ये अक्षय थे। तो अक्षय जी हट गए आप गाड़ी से? अक्षय बेसिकली अक्षय ने ये लास्ट ब्लो जब मारा तो ये देखा कि जीप यहाँ तक आ गई थी। अक्षय जंप कर गया और मैं रिएक्शन में था, मेरा रिएक्शन था, यहाँ ब्लो पड़ा तो जीप तब तक आ चुकी थी। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो हुआ, तो ये मेरी राइट थाई बहुत मेजरली एक्सीडेंट हो गया था। फ्रैक्चर? तो आज भी प्लेट है यहाँ 12 अंदर स्क्रूज हैं अंदर। तो वो घटना घटी, उससे बहुत नुकसान हो गया था मेरा। लेकिन उसमें एक चीज़ और हुई थी, मतलब मैं जब नर्सिंग होम में था तो मुझे उस ज़माने के बड़े बड़े प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल, सुधाकर बोकाड़े, ये सब इनके मैसेज आए कि साइनिंग अमाउंट यहाँ भेजें कि मैंने कहा मैं खुद चल के आऊँगा। मैं गया भी था चल के। उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त मेरे हाथ में बहुत फिल्में थी, तकरीबन 25-27 फिल्में थी। ऑन फ्लोर,
जो कुछ फिल्में कंप्लीट थी, कुछ साइंड फिल्में थी। 27 फिल्में? 27 फिल्में थी। मतलब मैं उस ज़माने में एक तरफ 27 फिल्में, दूसरी तरफ टूटी थाइस। हाँ, मतलब वो जब एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सी फिल्मों का साइनिंग अमाउंट भी मैंने मुझसे कईयों ने मांग लिया, मैंने दे दिया। कई फिल्मों में मुझे रिप्लेस कर दिया गया, 2-3 लोगों ने वेट भी किया। तो इवन सैनिक फिल्म में एक अच्छी बात ये थी कि प्रोड्यूसर ने वेट किया मेरा, 4-5 महीने फिल्म रुकी रही। फिर मैं क्रचिज़ पे जाता था, चल तो सकता नहीं था, तो बचा हुआ काम मैंने डुप्लीकेट की मदद से पूरा किया। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, या उसमें मतलब बीच में या फिर क्लाइमेक्स के आखिरी में कुछ ये हुआ? ये बेसिकली वो एक सीक्वेंस था जहाँ, नहीं, वो फिल्म तो मैंने देखी हाँ, है वो कि कहाँ हुआ है, वो लेकिन उसके बाद भी पोर्शन बचा हुआ था आपका? अब काफ़ी काम बचा हुआ था, मतलब क्लाइमेक्स बचा हुआ था और भी कुछ सीन बचे हुए थे। तो उसके लिए मैंने कहा ना कि 4-5 महीने फिल्म रुकी रही, फिर वो काम रुका रहा। और फिर उसके बाद जब मैं बैसाखियों पे चलने के लायक हुआ तो फिर मैं जाता था। और वो फाइट मास्टर अकबर बख्शी थे, उनका बेटा वो मेरा डुप्लीकेट करता था, तो उस मदद से वो फिल्म को कंप्लीट किया गया। पता नहीं चलता फिल्म में। अरे घटनाएं दुर्घटनाएं तो सबके साथ होती है, लेकिन जी। एक चीज़ होती है कि हाँ, ह्यूमन एरर, अगर उसमें ह्यूमन एरर था तो ये ह्यूमन एरर ही था बेसिकली। वो किसका था? ये फाइट मास्टर का था बेसिकली। अकबर बख्शी बहुत अच्छे फाइट मास्टर थे। वो एक दिन की छुट्टी पे गए थे, तो उनकी जगह पे एक नया फाइट मास्टर बना था, काला सिंह। वो आ गया था, वो आया था वो करने के लिए। और उसने पता नहीं वो क्यों जीप के ड्राइवर को, जो जिसकी जीप थी, उसने बोला भाई मुझे दो ना पुलिस की ड्रेस, मैं चलाऊंगा जीप। बोले नहीं, ये जो है ये चलाएगा, ये जो स्टंट मैन है ये तो फिल्मों में चेज़ करता है, चेज़र है, बस दौड़ाता है, ट्रक दौड़ाता है, ये चलेगा। तो उस फाइट मास्टर की वजह से, जो स्टंट मैन था, उसने उसकी स्टुपिडिटी की वजह से, मैं स्टुपिडिटी कहूँगा क्योंकि क्या था कि उसने प्लास्टिक के जूते पहने हुए थे और ज़मीन उबड़ खाबड़ थी। फिल्म सिटी मंदिर के पीछे वो जीप का सीक्वेंस चल रहा था वो, और जीप आई और सर करके लेके आया। वो सामने उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक से पैर फिसल गया, क्योंकि उसके जूते के नीचे कीचड़ लगा हुआ था। फिसला और सीधे एक्सीलेटर पे गया, जब करके जीप। और जो भी हुआ ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। और शायद जब ये जीप टकराई आप होश में थे उस वक्त? हाँ? जब टकराई तो उसके बाद आप होश में थे या फिर? वो भी कमाल का एक हादसा था। मैं जब जीप टकराई तो मैं खड़ा हुआ था। अगर बाय चांस मुझे फाइट मास्टर ने बोला होता कि लास्ट ब्लो पड़ेगा तो आपको बैठ जाना है, अगर मैं बैठ गया होता तो शायद मैं होता ही नहीं। आज मैं खड़ा हुआ था, कुछ भी हो सकता था। और ये टांग मेरी पेड़ के साथ थी। तो जीप का बम्पर इतना मोटा लोहा होता है, वो इतनी ज़ोर से आया था इम्पैक्ट कि पेड़ और बम्पर के बीच में मेरी टांग थी। बम्पर ऐसे टूट गया था, रेडिएटर फट गया था। बम्पर टूट गया था? हाँ, इतनी ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ था। जो उसका जो बम्प होता है ना, जो, तो वो जब हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब शोर मचा हुआ था, पंकज पंकज पंकज, मुझे कुछ लगा कुछ हुआ है। और मैं पता नहीं, फिर मैं धीरे धीरे नीचे चला गया, और तब भी मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। और ये इधर देखा मेरे सामने जीप, उसका रेडिएटर फटा, वो घुर 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 धुआं सा निकल रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, और कानों में आवाज़ गूंज रही है, पंकज पंकज पंकज। तो मैंने उठने की कोशिश की। जब मैंने उठने की कोशिश की, मुझसे उठा नहीं गया। तो मेरी नज़र इधर गई तो मेरी टांग ऐसे थी, ये उल्टी हो गई थी यहाँ से। वो देख के मेरी चीख निकली बड़ी जोर से, बहुत जोर से, माँ। सच में माँ याद आ गई। और फिर मैं जा रहा था, मैं बेहोश हो रहा था। अक्षय ने मुझे बेहोश नहीं होने दिया। अक्षय ने बोला पंकज नहीं जाना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और सटक करके मैं वापस आ गया, मुझे होश आ गया। दोपहर में 1:45 बजे एक्सीडेंट हुआ था, संडे का दिन था, डॉक्टर अच्छा अरेंज करना था, नर्सिंग होम अरेंज करना था। रात को 8:30 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था। मैं होश में था, मेरी टांग इतनी सूज गई थी। पुलिस आई, बहुत कुछ हुआ। पेन? हाँ, बहुत ज़बरदस्त पेन किलर खा के, मतलब। फिर 8:30 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो 4 घंटे ऑपरेशन चला। फिर 10-12 दिन मैं नर्सिंग होम में रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है। अब जो बीत गई सो बात गई, लेकिन नुकसान मेरा बहुत हुआ। मतलब अब मेरा ये था, मैं
आप ये इमेजिन कीजिए कि मतलब रॉकेट था, रॉकेट में आप लगी गई थी। चार आपका जंबो जेट सर, 4 इंजन वाला जंबो मुझे जेट पता है, था। 4 इंजन वाला जंबो जेट है। वो जंबो जेट टैक्सी से स्टार्ट होके चल चुका है, रनवे पे आ गया है, चारों इंजन स्टार्ट हैं और दौड़ रहा है, रनवे पे दौड़ रहा है। अचानक वो टेक ऑफ करने वाला, टेक ऑफ से पहले वो एक्सीडेंट हो। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 25-27 फिल्में हों, फिर वो फिल्में बढ़ गई, कुछ फिल्में गुलशन ग्रोवर के पास चली गई, कुछ एक इरफान खान करके एक्टर होता था, ये नहीं, ये वाला नहीं, पहले एक इरफान, वो फूल और कांटे में भी था वो, उसके पास चली गई, कुछ मोनीश बैल के अब पास। फिल्में फिल्में छोड़ बढ़ चुकी गई हैं, नेचुरली, हाँ। क्योंकि इंडस्ट्री तो रुकती नहीं है किसी के लिए। तो लेकिन मैं एक चीज़ बहुत मानता हूँ उस दिन, मैं क्योंकि उस दिन मैं ना बड़ा खूबसूरत है, मैं उस दिन मुझे 3 दिन से लग रहा था कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। अच्छा। 2 बार मैं इसी फिल्म में, उन 3 दिनों इसी फिल्म में 2 बार बचा मैं। मरोल में एक बंगले में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ भी जीप से बचा मैं, बाल बाल बच गया मैं, बाल बाल बचा इसी फिल्म में? इसी फिल्म में। उसके अगले दिन एक मोटरसाइकिल सीधे मेरे ऊपर आ रहा था जूस किम में, क्योंकि रोड खुदी हुई थी, सीधे मेरे ऊपर अचानक रुक गया सामने, और तीसरे दिन जो एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले मैं मिड डे पढ़ रहा था और साथ में मेरे को एक्टर बैठा था। मैंने कहा यार राशि अच्छी नहीं है, कुछ लिखा हुआ कि गड़बड़ होने वाली है, और 15 मिनट के बाद ये हादसा हो गया। आपकी इतनी लंबी जर्नी का, कैरियर का ये सबसे बुरा वक्त हुआ? सच में बहुत बड़ा, बिकॉज आप यू कैन इमेजिन कि इतनी फिल्में, वो कहते हैं ना कि, लेकिन फिर मैं एक बीच में कहते कहते रुक गया कि मैं ये मान के चलता हूँ कि डेस्टिनी, शैतान अपना काम कर रहा था, भगवान अपना काम कर रहा था। सही बात है। शैतान ने अपना काम किया, लेकिन भगवान ने अपना काम किया, उसने बचा लिया, उसने बचा लिया, मुझे खड़ा कर दिया, और आज मैं परमात्मा की कृपा से काम कर रहा हूँ। ये तो हो गया बुरे वक्त की बात, ठीक है, निकल गया सो निकल गया। आपकी लाइफ का कोई ऐसा पल, ऐसा वक्त जो जितना ये बुरा था उतना ही उससे ज़्यादा वो अच्छा पल, कुछ ऐसा हमसे शेयर कीजिए। मयंक भाई, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत से अच्छे लम्हे आई। जैसे जब मेरे पास कोई किरदार आता है, मैं उसको बहुत अच्छा लम्हा मानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी जो जिसमें आपको जितना, जैसे आपने कहा कि मेरे को एक्सीडेंट हुआ और इतना मैं बैकफुट पर चला गया, सारी चीज़, ऐसे ही कुछ ऐसा लाइफ की कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसी घटना जिसमें आपको लगा हो कि नहीं यार बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरी लाइफ का, ये मुझे मज़ा आ गया, जो आज भी आप याद करते हो तो आपको लगता है यार मज़ा आ गया? मैं भाई, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। मैं आज मुझे तकरीबन 39 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, परमात्मा की असीम कृपा। आप आगे भी करते रहेंगे सर? और मेरी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज़ है, आगाज है। अभी तो अंजाम देखना क्या होता है। क्या होता है। तो बहुत अच्छा काम करने की तमन्ना है, क्योंकि मैं आज भी जब घर से निकलता हूँ एक बात मान के चलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है, तो उसने मुझे एनर्जेटिक रखा हुआ है, ऊर्जावान रखा हुआ है, और सजग रखा हुआ है, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आपने अक्षय सर के साथ काम किया, और कितने बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने आपके साथ? मेरे एक्सीडेंट से पहले तो मेरी अजय देवगन के साथ 3-4 फिल्में कर रहा था। मैंने दिव्या शक्ति की, मैंने फूल और कांटे की, फिर एक बहुत बड़ी फिल्म थी सिंगर जो अटक गई, सुनील अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर थे, हिमाचल और बॉम्बे की स्टोरी थी, उस फिल्म में मैं विलन था। वो फिर सुनील शेट्टी के साथ बलवान फिल्म में मैं कॉलेज विलन था। फिर शाहरुख के साथ मैंने, खैर वो तो एक्सीडेंट के बाद फिल्म की चाहत, बहुत फिल्में की, बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया। संजय दत्त के साथ फिल्म की मैंने, हथियार। तो ये लेकिन इस हादसे ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब ये इंडस्ट्री जो है कमाल है, अद्भुत है ये इंडस्ट्री। तो मैंने उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने जैसे आटे को छलनी में छानते हैं, मैंने लोगों को छान मुझे ऐसा लग रहा है सर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, बहुत कुछ है कहने को, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन क्या है कि मैं
शिकायत मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी ऐसा मैं किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन फिर भी सर थोड़ा बहुत जो आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए आप बोलिए। क्योंकि सर हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमने आपको बहुत एडमायर किया, बहुत शुरू से देखा। मैंने तो खास तौर पे मैं आपकी अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं आपकी, आपको बचपन से देखा हूँ, क्राइम पेट्रोल तक। इवन आप जहाँ मुझे आपका एपिसोड दिखता है, थंबनेल में आप दिख जाते हो, तो मैंने कहा इनका एपिसोड देखूँगा। तो मेरे जैसे बहुत से फैंस होंगे आपके, तो वो चाहेंगे आपके दिल की बात सुनना। मेरे दिल की बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाम लेके शिकायत करो, पर नहीं ठीक है, वो सी प्लस माइनस तो जीवन में चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं, लोगों को भी देखा। तो मैंने एक बड़ा अच्छा शेर भी कहा था, जब उस ज़माने में मैंने बेड पर ये लिखा था, तो एक घटना घटी थी, वो घटना सुना देता हूँ आपको, ज़रूर वो शेयर करना चाहूँगा। बहुत फिल्में कर रहा था, जैसे मैंने कहा सैनिक के टाइम पे, तो एक फिल्म मेरा प्रोड्यूसर बड़े अच्छे थे, मेरे मित्र थे, तो एक मेरा को एक्टर था, नाम नहीं लूँगा उसका, वो भी उनका मित्र था। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बेड पे था, तो मेरा को एक्टर जो था वो प्रोड्यूसर साहब के पास गया। प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि क्या हाल है पंकज का? अरे वो तो अब 4-5 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा, बहुत दोनों टांगों, जबकि एक टांग पे लगी थी। प्रोड्यूसर ने बोला यार मैं तो फिल्म शुरू करनी है मुझे, अब उसका क्या करूँगा, फिल्म मुश्किल है पंकज का, तो अभी तो क्या किया जाए, तो आप देखो फिर तो यार रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ तो किसको लिया जाए फिर, क्या किस, तो मैं करूँगा ना, मौका परस्ती। ये मेरे दोस्त ने प्रोड्यूसर ने आके मुझे बोल दिया भाई कैसा दोस्त है आपका, ये बोल रहा था वो। तो मैंने फिर एक शेर लिख दिया था कि मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मैं चंद दोस्तों से बहुत होशियार हूँ। तो 2 मिनट तो ये शेर ऐसे बहुत से हादसे हैं ये शेर के बारे में 2 मिनट सोचना पड़ गया कि ये बात कही क्या गई कि मैं चंद दोस्तों से परेशान हूँ। तो ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन की जरूरत चंद दोस्त, दुश्मन तो दुश्मन ही है ना, दुश्मन तो दुश्मन, सजग तो आपको अपनों से रहना है, पता नहीं कब कौन कहाँ पीठ के पीछे क्या कर रहा है। आपने पूछा नहीं फिर उनसे कि भाई क्यों किया है? नहीं बिल्कुल नहीं पूछा, बिल्कुल क्या पूछ के फ़ायदा। ठीक है, मुझे हाँ ये पता चल गया कि भैया ये तो मैं तो दोस्त मान रहा हूँ, ये तो कुछ और है। वो वक्त में आपको अच्छे और बुरे बहुत लोगों की पहचान हुई। एक और मैं आपको बताता हूँ, मेरे नाम नहीं लूँगा प्रोड्यूसर साहब का, उनके साथ मैं बहुत फिल्में कर रहा था, 3 फिल्में कर रहा था। मेरा एक बड़ा चंक अमाउंट था जो मुझे उनसे लेना था, तो मुझे फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। नेचुरली मेरा फाइनेंशियली, इमोशनली, वर्क वाइज इतना नुकसान, तो मैं बेड पे था। किए हुए काम का पारिश्रमिक, मतलब मेरा बैलेंस अमाउंट बाकी था, कमर्शियल। तो मैंने उनको मैसेज भिजवाया कि तकलीफ़ में हूँ, ऐसे मिलने भी आए थे। तो मैंने कि भाई मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप भेज दीजिए। तो बोले यार पंकज मैं हाँ कुछ करता हूँ, मैं भी तकलीफ़ में चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जितना आप कर सकते हैं कर दीजिए। अब एक चंक की मैं इंतज़ार कर रहा था, इतने पैसे तो आएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे भेजे 1500 रुपये भेजे। और चाहिए कितने थे? तकरीबन लाख रुपए के करीब अमाउंट था। चिल्लर भी नहीं भेजे। और मैंने वो 1500 रुपये भी तकिए के नीचे रख लिए। मुझे लगा कि मुझे ये काम आएंगे, मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनकी। नाम बताना चाहेंगे? ठीक है, नाम नहीं, नाम बता करके फ़ायदा क्या, ठीक है, बात भी हो गई। तो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, आपको लगा कि अब मुझे से भूल के आगे निकलना चाहिए, हालांकि आप उससे ओवरकम किए तो हो, बट अभी भी मुझे लगता है कि वो हादसा आज भी आपको लगता है कि नेचुरली मैं उस हादसे को कैसे भूल सकता हूँ जब मेरा इतना नुकसान हुआ। लेकिन ठीक है, अब उस पर मुझे आप बहुत सीनियर हो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उम्र में बड़े हो, आपको लगता है कि वो हादसा भूलना चाहिए आपको? अगर नहीं भूलते तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपको रोक नहीं, वो हादसा मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं देता अभी, लेकिन वो यादें हैं कि जैसे मैं बताता हूँ ना कि कभी ऐसा कुछ यादें ऐसी होती, होती जैसे देखिए मैं एक 2 लाइन में एक बात बोलूँगा, आपको मेरी हर बात समझ में आ जाएंगी। आपके एक सवाल का जवाब ये है, घई साहब की फिल्म आई थी यादें, उसमें गाना था, उसका मुखड़ा कमाल था, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं,
बातें भूल जाते हैं क्या क्या बात हुई, लेकिन याद तो याद ही है ना, वो कैसे मिटा सकते हैं आप? यादों को कोई नहीं मिटा सकता, और यादें कभी मिटानी भी नहीं चाहिए। वो यादों के सहारे आप जीते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा सर कि उसके बावजूद भी आप आज यहाँ पहुँच गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। शुक्र है मालिक का, मालिक का शुक्र, मेरे तो गुरु है, का लेकिन शुक्र है। आपका भी तो डिटर्मिनेशन है। यस, मैंने लोगों का प्यार जो आपके साथ बना है। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो सामने ऑडियंस है, उसी की वजह से तो मैं जी रहा हूँ। मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ उनकी वजह से, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, उनकी वजह से तो मैं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, मैं अपनी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं किसी डायरेक्टर के लिए काम नहीं करता हूँ, किसी प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं करता हूँ, ऑडियंस के लिए प्यार करता हूँ, ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। अगर ऑडियंस मुझे पसंद करेगी तो प्रोड्यूसर मुझे लेगा, अगर ऑडियंस मुझे पसंद करना बंद कर देगी तो प्रोड्यूसर मुझे क्यों लेगा या डायरेक्टर मुझे क्यों लेगा? आई एम वर्किंग फॉर द ऑडियंस। दर्शकों की वजह से ही तो मैं जीवित हूँ, और मेरे ख्याल से हर कलाकार जीवित है तो दर्शकों की वजह से जीवित है। सर, जिन एक्टर्स को हम फिल्मों में देखते हैं, जिनको देख के लगता है कि हम भी हीरो बने, या उनका हीरोइज्म हमारे अंदर आ जाता है उनकी फिल्मों को देखने के बाद, आपने समक्ष उनके साथ काम किया। उस समय के 90s के तीनों दिग्गज एक्शन हीरो, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, तो तीनों के साथ आपने फिल्में की हैं। तो आपका एक्सपीरियंस किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये बहुत इसके साथ काम करने का अलग मज़ा था? सब अच्छे, बिकॉज मैंने शाहरुख खान के साथ जब किया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी थी शाहरुख खान की। मैं आज भी मैं उस चीज़ को बहुत मानता हूँ। शाहरुख खान इज़ वेरी इंटेंस एक्टर और बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। वो इंटेलिजेंट, इंटेंस एंड एनर्जेटिक, ये तीन चीज़ें बहुत काम आई शाहरुख खान को। शाहरुख खान बनाने में मेरे ख्याल से इन तीन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अजय देवगन के साथ बड़ा अच्छा था, मेरा बड़ी अच्छी दोस्ती थी। शिमला में थे हम लोग तकरीबन 1.5 महीना। सिंगर फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया वो बीच में अटक गई फिल्म, तो बहुत फूल और कांटे अजय की पहली फिल्म थी, उसमें भी मैं था। वो खैर बात अलग है कि फूल और कांटे में एक अजीब सी घटना घटी थी, वो भी एक घटना है, लेकिन वो फिर कभी वो बिकॉज मुझे जो फूल और कांटे में मेरा क्या था, मुझे रोल सुनाया कुछ और गया था, किया कुछ और गया था, तो मैं नाराज़ हो गया था उस वजह से। मेरे साथ वो क्योंकि मुझे उस मेरी फिल्म कॉलेज गर्ल देखने के बाद बुलाया गया था। आपको किस रोल के लिए बुलाया गया था? किस रोल के लिए आपको बोला गया था? वो कहानी लंबी हो जाएगी। मैं एक्चुअली बेसिकली मुझे तो वो कहानी भी याद है जो मुझे सुनाई गई थी, मुझे डायलॉग भी याद है, मुझे सीन भी। कहानी बदल दी गई या आपका रोल वो कहानी कुछ और थी, वो कुछ चीज़ें बदल दी गई, वो किरदार कुछ और था, फिर वो किरदार कुछ और हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे पता चला इंटरवल के टाइम पे जब शूटिंग चल रही थी। वो भी आई एम थैंकफुल टू समबडी, एक बुजुर्ग असिस्टेंट हुआ करते थे, विदाउट टेकिंग हिज नेम। उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई पंकज जी कहानी तो बदल गई, आपका किरदार तो अभी ख़त्म हो जाएगा इंटरवल। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो वहाँ मेरे अजय से मेरा अच्छा था। अजय को मैं फिर उसके बाद अजय के साथ मैंने दिव्य शक्ति फिल्म की, फिर एक और फिल्म करने वाले थे वो रह गए, फिर ये सिंगर फिल्म में मौका मिला काम करने का, तो बड़ा अच्छा था। अजय बहुत मेहनती। तकरीबन सर कितनी फिल्में हो गई? कभी आपने काउंट किया आपने कितनी फिल्में की हैं? फिल्में मेरी मोर देन 85 हो गई हैं, 90 के आसपास, छोटी बड़ी ये सब फिल्में मिला करके रिलीज़ बहुत फिल्में। मतलब शतक जल्दी लग जाएगा? शतक जल्दी लग जाएगा? ये सब कोर्स अभी कुछ फिल्में हैं जो कर चुका हूँ और अभी कुछ करने भी वाला हूँ, क्योंकि मैं हर प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। मैं टेलीविज़न भी करता हूँ, मैं फिल्में भी करता हूँ, मैं OTT भी करता हूँ, वेब सीरीज़ भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बांध के नहीं रखा। जबकि वो मेरी बात अलग है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझसे भी कभी कभी सवाल किया जाता है कि आपको मुश्किल कहाँ पे आता है। मुश्किल नहीं, मतलब एक टेलीविज़न करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आप थिएटर से हैं और अमूमन थिएटर वाले आर्टिस्ट का एक कॉमन जवाब होता है थिएटर, सीरियल्स, मूवीज़, अब तो खैर वेब सीरीज़ भी इस कतार में है, सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ में आनंद आता है? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देखिए पहली 2 बातें हैं यहाँ पे, 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक्टर को अपना किरदार जीना होता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो OTT हो। वहाँ पे करेक्ट एक्टर को अपना किरदार जीना होता है। टेक्निकलिटीज़ अलग हो जाती हैं,
OTT में अलग हो जाता है, टेलीविज़न की अपनी टेक्निक्स हैं, एक सर्कमस्टांसिस हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार काम जो है वो थिएटर में होता है, क्योंकि वहाँ जीवंत होता है, लाइव होता है। अब सिनेमा में तो अगर मैं यहाँ इंटरव्यू चल रही है, अचानक फंबल हो गया, बोलेंगे कट 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 कट, वापस करते हैं। थिएटर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। थिएटर में तो आपको स्टेज पे चले गए तो बस स्टेज पे चले गए, और वो जो फीडबैक वहीं के वहीं आपको रिस्पांस मिलता है, वहीं आपकी परफॉर्मेंस का वहीं ताली बजती है, गाली मिलती है। थिएटर में तो बाद में पता चलता है। तो थिएटर में तो नहीं, फिल्मों में बाद में पता चलता है। जी जी, तो फिल्मों की नहीं, मेरा कहना तो ये कि फिल्में जब थिएटर में लगती तब पता चलता है कि क्या रहा। तब पता चलता है। फिल्मों का तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। थिएटर तो लाइव तभी के तभी आपको पता चल जाता है, जैसे ही शो ख़त्म होता है तालियां पड़ती हैं। मतलब मैं लकीली मैं एक थिएटर से बात निकली तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं बहुत, कि मुझे बहुत बेहतरीन थिएटर करने का मौका मिला। मैंने बहुत अच्छा थिएटर किया। आपके फेवरेट थिएटर आर्टिस्ट? मैंने कमाल कमाल के प्लेस किए हैं। पंजाबी क्लासिक में रांझे का रोल किया है, मिर्ज़ा का रोल किया है, मणिदा दीवा किया है। संस्कृत क्लासिक में मत्तबिल आसम में कापाले किया है, उरुभंगम में अश्वत्थामा किया है, भगवत अज्जुके में शांडिल्य किया है, घासीराम कोतवाल में घासीराम किया है, हैमलेट में हैमलेट किया है, सैयां भाई कोतवाल किया है, और रोशोमोन फिल्म में डकैत किया है, डाकू। ऐसे मैंने कमाल कमाल के प्लेस किए हैं। तो अलग अलग तरह के किरदार करने का मुझे मौका मिला है थिएटर में। तो थिएटर में तो कमाल कमाल के एक्सपीरियंस, लाइव शोज़ में लाइव चीज़ें, कैसे किसी एक्टर की वजह से शो गड़बड़ हो गया, अब आपको कैसे वहीं के वहीं उसको वापस ट्रैक पे लेके आना है, वो एक अलग तजुर्बा होता है। आपके सबसे ज़्यादा एडमायरेबल फेवरेट थिएटर आर्टिस्ट? थिएटर आर्टिस्ट मेरे थिएटर आर्टिस्ट में बहुत नाम सुना करते थे जब हम नया नया शुरू कर रहे थे। तो मनोहर सिंह साहब का बहुत नाम सुनते थे, अरे मनोहर सिंह साहब, राजेश विवेक, अरे राजेश विवेक, ये सब इन लोगों का भी कमाल कमाल के कलाकार हैं। तो फिर उनके बाद बॉम्बे आए तो उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। फिर राजेश विवेक साहब तो बहुत प्यार करते थे, बड़ा मनोहर जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, सुरेखा जी के साथ काम करने का मौका मिला, उत्तरा जी के साथ काम करने, ये बड़े लीजेंड, गोविंद नामदेव थिएटर में बड़े अच्छे कलाकार थे, उनके साथ काम, बहुत फिल्में की। तो ये सौभाग्य है कि जिन लोगों को के बारे में सुना करते थे, किस्से कहानियाँ, उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला बॉम्बे आकर के। सर, सीरियल्स फिल्म्स, आपको लगा कि ये स्किप जो आप करते रहे हर बार, या फिर बाय चॉइस करते रहे, या फिर आपकी मजबूरी थी कि इसे करना, या फिर आपने कभी इसको समझा नहीं कि मेरे को थिएटर नहीं करना, या फिल्म ही करूँगा, या मैं सीरियल नहीं करूँगा, मैं फिल्म ही करूँगा? मैंने ऐसा मयंक जी कभी माना नहीं कि मैं थिएटर ही करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता था, अगर मुझे थिएटर में उस ज़माने में थोड़े से भी पैसे मिल जाते तो शायद मैं थिएटर ही करता रहता, क्योंकि मुझे थिएटर इतना आनंद आता था करने में, मैं पागल था। मतलब आई वाज लिटरली, मैं मतलब आपने मतलब फिल्म और सीरियल्स के मामले में आपने आपको खूंटे से बांध के नहीं रखा? मैंने कभी खूंटे से बांध कर नहीं रखा। मैंने फिल्में भी करता रहा, सीरियल भी करता रहा। अब मैंने कितने सीरियल कर दिए मुझे याद ही नहीं, अनगिनत सीरियल कर दिए। सीरियल की तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, इतने मैंने सीरियल कर दिए। और लकीली मुझे बहुत बहुत बेहतरीन किरदार करने का मौका मिला, जिसमें जो कुछ यादगार किरदार हो गए, यादगार शो हो गए, जैसे गुलगुलशन गुलफाम, स्वाभिमान, जुनून, सांझा चुड़ा, भारत एक खोज, किटी पार्टी, यहाँ मैं घर घर खेली, और फिर तेनालीरामा। ऐसे बहुत से शोज़, कैरेक्टर हैं जो एकदम यादगार बन गए मेरे जीवन में। ऐसे सर, कुछ एक बहुत अहम सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने थिएटर में, सीरियल्स में, फिल्म्स में जो किरदार आपको दिए गए, उसमें हर जगह आपने अपने किरदार को बखूबी निभाया, पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, और वो जज्बा रखते हो आप, ये आप भी जानते हो और दर्शक भी जानते हैं जो आपको देखते हैं। फिर भी आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने आपको वो चांस नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं? यस, यू आर राइट। मुझे ऐसा लगता मुझे है, तो पर्सनली लगता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, और शायद मुझे वो मुकाम अभी मिलेगा,
इसीलिए मैंने कहा कि मैं जब रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ तो ये सोच के निकलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत है, मुझे बहुत अच्छा काम करना है, करूँगा, ईश्वर बिल्कुल करे करूँगा। आपको जैसे ही आप यहाँ से पॉडकास्ट खत्म करके निकले हाँ, वो मेरा काम तुरंत मिल जाए। यस, लेकिन बस मैं हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद मैं सिर्फ और कुछ और ही मुकाम होता। एक्सीडेंट को ही आप वो रीजन मानते हैं? हाँ, नेचुरली एक ब्रेक लग गई ना, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं है। नहीं सर, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि जैसे नहीं एक्सीडेंट के बाद तो एक्सीडेंट के कारण आपको काफ़ी वक्त तक काम नहीं मिला, फिर कुछ मैं बात करूँ जो फिल्म इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स है होगी, मैं नहीं कह रहा था नाम लेके बोलिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है आप पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? नहीं, मैं अभी सी देखिए, मैं जी एक चीज़ मानता हूँ कि पीठ के पीछे मेरे क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूँ। पीठ के पीछे तो किसी के बारे में कुछ भी बोलता है, मेरे सामने तो मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया, एज एन एक्टर मुझे बहुत सराहा। मुझे इंडस्ट्री में कहा जाता है पंकज बेरी अच्छा इंसान है, ऐसा कहा जाता है। मेरा ये मानना है कि जब मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, अभी सामने तो आप बोलेंगे अरे पंकज जी आप तो बहुत अच्छे हैं, अरे पंकज जी आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, सामने बोले ना। मेरी कमाई क्या है कि जब मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा तो मेरी पीठ के पीछे आप 3 लोग बोलेंगे यार लड़का अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, एक्टर अच्छा है, इंसान भी अच्छा है। वही मेरी कमाई है और इस इंडस्ट्री ने मुझे वो दिया है, वही दिया है कि पंकज बेरी अच्छा इंसान है, पंकज बेरी बहुत अच्छा कलाकार है। बाकी ठीक है, शिकायतें करना चाहूँ तो बहुत शिकायतें हैं, लेकिन क्या मिलेगा शिकायतें करने से? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा शिकायत करने से। कंट्रोवर्सी में क्रिएट करना चाहूँ तो बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मैं खुश हूँ, मैं कंटेंटेड हूँ। थोड़ा सा कहीं मलाल, हाँ कुछ तो मलाल हाँ मलाल है। मलाल ये है कि मैं ऊपर वाले से भी बात करता हूँ कभी कभी कि मुझे इतना, हम वही बात कि इतना मुझे आपने टोकरी भर के टैलेंट दिया है ना, तो मुकाम भी तो वो दीजिए। तो ऊपर वाला फिर क्या कहता है? दुर्घटनाएं भी सब नहीं, ऊपर वाला भी कहता है ना। मैं जब ऊपर वाले को बोलता हूँ कि मुझे इतना टैलेंट दिया, टोकरी भर के टैलेंट दिया है, तो मुकाम भी तो दीजिए। तो ऊपर वाला कहता है सब्र रख मिलेगा। तो मैं सब्र करके बैठा हूँ, मिलेगा। देखिए उस मुकाम पे जो मैं अगर मैं कहूँ कि मैं मिस कर गया हूँ या वो मुझे नहीं मिल पाया, मिल जाएगा। एक फिल्म, एक किरदार कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जस्ट एक रोल, शायद मेरे लिए कहीं कोई रोल लिखा जा रहा है बहुत बेहतरीन, शायद वो इसी साल हो जाएगा, शायद कुछ महीनों में हो जाएगा। इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा किरदार, यादगार आइकॉनिक किरदार जो कि किसी ने निभाया हो, किसी दिग्गज कलाकार ने निभाया हो, जो आपको देख के लगता हो कि उन्होंने तो बहुत अच्छा निभाया, आइकॉनिक है, चाहे वो कोई भी हो, जितने हम जानते हैं गब्बर सिंह, मुगैम्बो या बहुत से किरदार, शाकाल, जिनको हम नाम से जानते हैं, चाहे वो हीरो का हो या हीरो विलेंस का हो, ऐसा कौन सा किरदार है सर जिसको देख के आपको लगता है अगर ये मुझे मिलता तो उन्होंने तो निभाया ही निभाया, मैं भी इसको कुछ कम नहीं निभाता? ऐसे बहुत से किरदार हैं, क्योंकि मेरी अपनी सोच है। मैं शायद ऐसे नहीं तो वैसे करता, वैसे नहीं तो वैसे करता, हो सकता है मेरा। देखिए मेरा मैंग जी, मेरा एक चीज़ मानना है, मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात छिड़ी। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। मुझसे अक्सर ये भी, आपका कोई बताइए आपके आदर्श कलाकार किसको मानते हैं? मेरे आदर्श संजीव कुमार साहब थे, उनसे बड़ा कलाकार मैं किसी को नहीं मानता था। सब उनसे थोड़ा थोड़ा पीछे हैं, है ना। वो बहुत बड़े कलाकार थे। अगर संजीव कुमार साहब ने जो जीवन में किया है उसका अगर 40% मैं कर गया उसके आसपास, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरी बात, उसके बावजूद मैं बहुत फिल्में कम देखता हूँ। सिनेमा से हूँ, सिनेमा करता हूँ, लेकिन फिल्में बहुत कम देखता हूँ। क्यों बहुत कम देखता हूँ? क्योंकि मैं डरता हूँ कि मैं इस अपने पसंदीदा कलाकार की इतनी फिल्में देखूंगा, शायद मैं नकल ना करने लग जाऊँ। मैं नकल कभी नहीं करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं अपना करता हूँ, अपना काम करता हूँ, गलत करता हूँ अपना करता हूँ, अच्छा करता हूँ अपना करता हूँ, कॉपी नहीं करता। मुझे तो आज तक आपकी किसी भी परफॉर्मेंस में किसी की भी मैं कभी करता ही नहीं, मैं करूँगा भी नहीं। मुझे अब उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, मेरा कोई डायरेक्टर मुझे पूछा यार ये पंकज रेफरेंस के लिए ना फिल्म देख लेना भाई, मैं उसको बोलता हूँ हाँ देखूँगा, मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं रेफरेंस के लिए वो फिल्म देखूँगा, शायद मैं कॉपी करूँगा। नहीं,
मेरी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, मेरी कैरेक्टराइजेशन हो सकता है उससे बेटर हो या हो सकता है बहुत ख़राब हो, लेकिन मेरा होगा, मेरा अपना होगा। वो जो भी करूँगा, ख़राब काम करूँगा, मेरा होगा। गाली मिलेगी मुझे मिलेगी, ताली मिलेगी मुझे मिलेगी। ये मेरा मानना है। शायद मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आप सही हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है। अब अगर आपको लगता है कि यार मैं देख के नकल मार सकता हूँ, ऐसा मुझे हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर आप नहीं करो वो काम। नहीं, मैं नहीं करना भी नहीं चाहिए। कभी नकल नहीं करूँगा मैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर, अनकॉन्शियसली कहीं कोई एक झलक किसी की आ जाए, मतलब बाय चांस किसी की, तो वो अलग बात है, लेकिन कभी कॉन्शियसली मैंने कभी नकल नहीं की, ना करूँगा। कभी किसी डायरेक्टर से आपने डांट खाई है, तब भी अतवाली? मुझे डायरेक्टर क्या कर रहे हो ये? किसी ने नहीं डांटा मुझे, सभी डायरेक्टर ने बहुत प्यार दिया। कभी तो सर कभी नहीं, कोई नोक झोंक? कभी नोक झोंक नहीं हुई। हाँ, शिकवे शिकायतें होते हैं। Artist के साथ? देखिए, मैं आपको आपने आप सवाल बड़े अच्छे करते हैं। आप सवाल करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। देखिए, डायरेक्टर, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 1988 में मैं एक फिल्म कर रहा था, NFDC प्रोड्यूसर थी, सुधीर मिश्रा साहब उसके डायरेक्टर थे। मैं ज़िंदा हूँ, उसमें मैं भी एक बड़ा अच्छा किरदार था मेरा, बहुत प्यारा किरदार था। तो सुधीर भाई मुझे हम लोग ग्रांट रोड चौल में 45 दिन का शेड्यूल था, तो सुधीर जी मुझे बोलते थे, तू सुधीर बोल, पंकज सुधीर। मैं कहा नहीं बोलूँगा सर। तू सुधीर क्यों नहीं बोलता है? मैं कहा नहीं बोलूँगा। मैं सुधीर जी बोलता था, सुधीर भाई। मैं कहा नहीं बोलूँगा। मैंने कहा आप मेरे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मुझसे उम्र में छोटा होगा तो भी मैं इज़्ज़त करूँगा, उम्र में बड़ा होगा तो भी मैं इज़्ज़त करूँगा, डायरेक्टर बहुत अच्छा होगा तो भी मैं इज़्ज़त करूँगा, डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो भी मैं इज़्ज़त करूँगा, क्योंकि मेरे डायरेक्टर है। कभी डायरेक्टर के काम में मैं दखलंदाजी नहीं करता हूँ। हाँ, वो अगर डायरेक्टर खुद सामने से बोले, अगर बाई चांस की कोई आपकी सजेशन, तो मैं ज़रूर देता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे करना चाहिए। कभी किसी कैरेक्टर में आप फंसे हो? किसी कैरेक्टर में मैं फंसा हूँ? हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? आखिरकार फिर हो गया हो, लेकिन उससे पहले काफी हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा, क्योंकि तेनालीराम, देखिए मैं जी एक चीज़ मैं अटल मानता हूँ इस चीज़ को, कि इस फिल्म इंडस्ट्री की खासियत है। और इंडस्ट्री में एक बात चलती है ना, एवरी फ्राइडे चेंज द कैरियर ऑफ, किस्मत बदल लेता है। मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ कि एक फिल्म, एक किरदार आपको यहाँ से उठा करके वहाँ पहुँचा देता है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे ही बने हैं। हाँ, और आप देखिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने मालिक पर और अपने टैलेंट पर भी, कि वो किरदार आने वाला है। पंकज बेरी जी को भी उसी वक्त का इंतज़ार है। बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि वक्त जल्दी आ जाए। क्योंकि मुझे, वो कहते हैं ना कि कई लोग मुझे बोलते हैं, आज मैं आपको बोल ही देता हूँ, मुझे मैसेज भी आते हैं, अरे पंकज बेरी, आपको आपके ड्यूज़ नहीं मिले, इस इंडस्ट्री ने ड्यूज़ नहीं दिया, आपको जो डिज़र्व करते हैं वो मुझे अभी मिलेगा। शायद मैं 10-12 साल लेट चल रहा हूँ लाइफ में, हर चीज़ में लेकिन मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये है पंकज बेरी। देखा आपने, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ये जज्बा। सर 27 ईयर्स ना, 20 इंडस्ट्री में? हाँ, 39 ईयर्स के मैं भी इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचने के बाद, इतना गिरने के बाद, इतना उठने के बाद, फिर गिरने के बाद, फिर उठने के बाद, फिर ये फिर वो, सब करते करते आज भी वो जज्बा कि मैं अभी भी वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे करना है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ, वो रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं जो, तो ये जज्बा सब में नहीं होता है। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये है हमारे पंकज बेरी जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इनसे बातचीत करने के दौरान। और पंकज सर, अभी तो हम आपके साथ हमारे इस पॉडकास्ट का सबसे शानदार राउंड खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड, जहां पर हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और इसी बेबाक अंदाज से आपको हमारे सवालों का जवाब देना। आर यू रेडी? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड पंकज बेरी सर के साथ में। अगर आपको ऐतिहासिक किरदारों के अलावा कोई और रोल करने का मौका मिल जाए तो कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर तरह के किरदार करता हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, बुढ़ा, जवान, कॉमेडी। मैं इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मेरा ये है कि मैं अपने डायरेक्टर दोस्त को बोलता हूँ कि आपकी फिल्म में जो सबसे टेढ़ा मुश्किल किरदार हो वो मुझे करने को दीजिए, मैं इसको निभाना चाहूँगा।
अगर पंकज बेरी आज से 39 ईयर्स पहले जाए, उनको एज ए हीरो कोई फिल्म मिले, तो उसमें पंकज बेरी जी की हीरोइन कौन रहेगी? मेरी नो चॉइस, मैं चाहूँगा कि हाँ जो भी साथ में काम करे वो टैलेंटेड हो। अगर आपको चुनने का मौका दिया जाता, काश मुझे स्मिता पाटिल उनके साथ काम करने का मौका मिलता, शबाना जी के साथ काम करने का मौका उस फिल्म को मिलता। डायरेक्ट करने का मौका आप किसको देंगे? श्याम बेनेगल साहब के साथ मैं फिर से बार बार काम करना चाहूँगा। और ऐसा कौन सा विलेन है जिसमें उस फिल्म के अंदर आप उसको कौन से विलन को मारना चाहूँगा? कितने आदमी थे। कबर सिंह, क्या बात है, चुना भी तो सोच के चुना। अगर किसी एक डायरेक्टर के साथ आपको बार बार काम करने का सबसे ज्यादा मन करता है तो वो कौन है? श्याम बेनेगल साहब, वो कमाल के डायरेक्टर थे, वो कमाल डायरेक्टर थे। मतलब इतना मैंने कहा ना कि मैंने इस इंडस्ट्री में मुझे 39 साल हो गए हैं, लेकिन वो जो भारत एक खोज मैंने किया था, वो एक साल मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साल था। उनके साथ मुझे भारत एक खोज करने का मौका मिला। फिर मैंने कथा सागर की कमाल की स्टोरी की थी, जिस एंथन चौकफ की वार्ड नंबर 6, जिसमें मैं और था इरफान खान, हम 2 लोग थे। बहुत कमाल की स्टोरी थी। फिर श्याम बाबू के साथ मैंने फिल्म की थी नेताजी द लास्ट हीरो, जिसमें मुझे एक पठान का रोल करने का अवसर मिला था। श्याम बेनेगल साहब कमाल के डायरेक्टर थे। वो एक्टर को फ्रीडम देते थे कि करो, और एक्टर करता, समझा देते थे कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद एक्टर को छोड़ देते थे और देखते रहते थे एक्टर कहाँ जा रहा है। जब उनको लगता था कि ये ट्रैक से अलग जा रहा है तो आते थे, चुपके से बोलते थे, वापस ट्रैक पे छोड़ देते थे। सर, समाज फिल्मों का आईना है, समाज फिल्मों का आईना है। जो नहीं, फिल्में समाज का आईना है सर। तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसका असर समाज पे पड़ता है। तो बड़ा अजीब सा सवाल शायद लगे आपको, आजकल फिल्मों में, जैसे पहले भी फिल्में बहुत असरदार होती थी, उनकी छाप अभी तक है, कल्ट मूवीज़ बनती थी, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे। आजकल जो फिल्मों और वेब सीरीज़ में गाली गलौज का प्रयोग, हाँ गलत है, मैं इसको ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ। बहुत देखिए, मैं मेरा ये मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी एक ऐसे कैरेक्टर की भी, एक कैरेक्टर बिना गाली के काम नहीं, जैसे मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक सब्जेक्ट सुना, एक फिल्म शायद मैं करूँगा, वो गालियों के ऊपर ही फिल्म थी। वो कैरेक्टर हीरो गाली के कारण ही वो हीरो है। कमाल का सब्जेक्ट सुना मैंने। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी मजबूरी है तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। मजबूरी तो सर गब्बर सिंह की भी हो सकती थी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ना। क्यों? गब्बर सिंह को, क्योंकि उसके बिना ही गब्बर सिंह हो गया। समाज बदल रहा है, फिल्म बनाने वालों की मानसिकता? नहीं, समाज तो नहीं बदल रहा। समाज में हाँ सोच बदल रही है लोगों की थोड़ा सा। बिकॉज किसकी सोच? मेकर्स की। वो मुझे लगता है कि कुछ मेकर्स को शायद ऐसा लगता है तो मोगैम्बो खुश कि हुआ, गाली गलौज का सहारा लेकर के हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं, उसके बिना भी कामयाब हो सकते हैं। वो तो मेरा ये मानना है। मोगैम्बो खुश हुआ के साथ में गाली भी अटैच हो सकती है। अगर मोगैम्बो खुश हुआ साथ में गाली देता तो शायद उतना खुश नहीं होती पब्लिक, जितना बिना गाली के पब्लिक खुश हो गई मोगैम्बो से। लेकिन इससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। ऑफ कोर्स पड़ता है। मतलब बेसिकली फिल्में जो हैं वो फिल्में, वेब सीरीज, टेलीविज़न खासतौर बिकॉज बेसिकली मनोरंजन का माध्यम है ये तीनों, पहली बात। और साथ ही बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे करते हैं। टेलीविज़न, जैसे मैं अभी टेलीविज़न की बात करता हूँ, टेलीविज़न तो है ही ये। मेरा ये मानना है टेलीविज़न जो है बेसिकली एंटरटेनमेंट विद मैसेज जो पहले हुआ करता था। आज से 20 साल पीछे जाएंगे ना, अब जब जुनून, स्वाभिमान, तारा, उम्मीद, ये सब सीरियल बनते थे, महाभारत, रामायण, जिसमें पब्लिक को उड़ान, रजनी, ये सब बुनियाद एक एंटरटेनमेंट विद मैसेज होता था। बीच में फिर मैसेज खो गया, सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसे शोज़ आते हैं जहाँ पे वो मकसद जो है टेलीविज़न का कि एंटरटेनमेंट विद मैसेज वो है। जैसे मैं बड़ी स्ट्रांगली बोलता हूँ तेनाली रामा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बट स्टोरी के एंड में एक मैसेज। जैसे इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं उठो टेलीविज़न नहीं देखना, चलो जाके पढ़ाई करो। लेकिन तेनाली रामा के लिए माँ बाप बोलते हैं बैठो, देखो और सीखो। ऐसे शोज़ का आप खुल के समर्थन करते हैं? एब्सोल्युटली। टेलीविज़न से बड़ा माध्यम क्या होगा मैसेज देने के लिए? सिनेमा में तो फिर भी समझ आ जाता है कि बेचारा सारे दिन का थका मांदा आदमी, अब आप ये बात मजदूर आदमी बेचारा वो चाहता है कि फैंटेसी देखने जाए सिनेमा में, 2.5 घंटे में देखे, आहा हीरो बन गया, ये हो गया, फला हो गया, हीरो ने ये कर दिया, फैंटेसी है ना वो।
लेकिन टेलीविज़न में तो कम से नहीं कम नहीं, मैं आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ऑब्जेक्शनेबल है। मैं तो खुल के बोलता हूँ कि आप ऐसे सीरियल्स का सपोर्ट कर रहे हैं जो तेनालीरामा, क्योंकि वो एजुकेशनल सब्जेक्ट बिल्कुल, था, आपको of course. सोशल इश्यूज से जो एब्सोल्युटली। तो ऐसी चीज़ों का भी विरोध करना खुल के ज़रूरी है जो कि समाज पे। मैंने कहा ना कि चाहे वो अश्लीलता से भरी फिल्में हों, चाहे वो गाली मैं ऐसी चीज़ों की फेवर नहीं करता जहाँ पे जो समाज के खिलाफ हो। बिकॉज हमें हमारे समाज को अच्छा बनाने में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। हम 4 पैसे कमाने के लिए समाज को तो नहीं ख़राब कर सकते। मेरी सोच ये है, हो सकता है मेरी सोच से काफ़ी लोग नाराज़ भी हो या ना माने, लेकिन मेरी सोच ये है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, ये हैं पंकज बेरी सर, बेधड़क, बेपाक, बिंदास और बहुत दिलेर। मैं तो आपको दिलेरी कहूँगा, क्योंकि इतनी दिलेरी से आंसर देना भी आसान काम नहीं होता। और बड़ी ईमानदारी से सर ने जैसा कहा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो सर, आपने हर सवाल का जवाब सच में दिया है और आप हमारा रैपिड फायर राउंड भी क्रॉस कर चुके हैं। तो आप हमारे यहाँ पे आए हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत प्यारा छोटा सा नजराना जो हम आपको पेश करना चाहेंगे। मैं जी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आपने भी कहा ना कि मैं बेबाक हूँ, स्पष्ट हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस। मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, वो जानती है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच ही कहूँगा। सर, आपके लिए ही आपकी ऑडियंस है, तो आपके ऑडियंस की तरफ से भी सही, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, अल्फा टॉक्स की तरफ से आपको एक छोटा सा नजराना हम पेश करते हैं। थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। इस प्यार के लिए, इस सत्कार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, ये होली के रंगों के साथ होली के त्यौहार की मुबारकबाद भी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली होली, दिवाली, दशहरा सब आपका बहुत अच्छा हो। वेरी मच। थैंक यू। तो सर, अब दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं आपके उस आखिरी एक मैसेज का जो उनको मोटिवेट करे, उनको कुछ सीखने की प्रेरणा दे। मैं एक शेर कहूँगा, उससे मुझे लगता है कि मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। मैंने सोच होनी चाहिए, बाकी हाँ शब्द मेरे चाहे आगे पीछे हो जाएं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरा शेर आपको सोच अच्छी लगे तो दाद ज़रूर दीजिएगा। तो मैं अक्सर ना, मतलब आज के ज़माने में ना हर आदमी कहता है क्या हाल है, अरे यार वो प्रॉब्लम चल रही है, अरे यार वो बहुत बड़ा, अरे यार ऐसा चल रहा है। तो मैं उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि मैंने दूसरे की प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देता हूँ, अपनी प्रॉब्लम मुझे छोटी लगती है। तो शेर मैंने क्या लिखा था कि ज़रा सा खार चुभ गया तो यूं चीखो पुकार। खार कांटा, ज़रा सा खार चुभ गया तो यूं चीखो पुकार। ज़रा उनकी तो सोचो जो तलवारों पे सोते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने गम को, अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए मैंने ये शेर लिखा। वाह, क्या बात है सर, आपने तो जिंदा कर दिया। हम लोग मतलब जिंदा तो थे, पर वो जान नहीं थी जो आप कहने से आज हो गई है। और सर, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और जवान रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे भी हमें ऐसी ही फिल्में, सीरियल्स और ऐसे किरदार में दिख करके हमें एंटरटेन करते रहिए। और मेरा प्रॉमिस है मेरे दर्शकों से कि मैं हमेशा आपको एंटरटेन करता रहूँगा। बस आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद सालों साल से मिलता आया है, ऐसे ही मिलता रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, देखते रहिए अल्फा टॉक्स। मैं आपका दोस्त, सबका होस्ट मयंक तिवारी लेके आऊँगा आपके सामने और भी नए नए गेस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।